तो एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली तो एक चीज आती है वर्टिकल सर्किल। सही है। वर्टिकल सर्किल। सही है। अब तुम इन वर्टिकल सर्कल्स को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, झूलों के अंदर तुम इनको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तुम इनको और कहीं किसी भी सिस्टम के अंदर ना तुम इनको वर्टिकल सर्किट्स को तुम अप्लाई कर सकते हो, राइट। मैं एक बिल्कुल बेसिक सी एक एग्जांपल समझाने लगा हूँ, सही है, और आपको जो है वो उससे रिलेट करना होगा कि कोई भी जो एग्जांपल आएगी उसको किस तरीके से आप वर्टिकल सर्किल से वो कर सकते हो, राइट। सो अगर हम जो है वो इसको इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेट्स से हमारे पास एक अदद है। अब हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास ये एक अदद सेंटर, राइट। और हमने यहाँ पे जो है ना कोई चीज बांधी हुई, राइट। और हम इसको जो है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो अब इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं, हमने वो देखना है, सही है। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास सेंटर कहीं भी कहीं यहाँ पे आ रहा है, सही है। तो लेट तुम अगर इस एग्जांपल को अज्यूम करना चाह रहे हो तो ये जो है मान लो तुम कोई एक जो है ना वो है कोई स्टोन ले लो, तुमने पत्थर से बांधा हुआ है रस्सी से और तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तुम तभी से फारिग बैठे हुए थे, तुमने कहा चलो आओ ये कर लेते हैं, सही। सो ये जो है ये क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा है, सही, लाइक दिस। अच्छा, सबसे पहली चीज कि भाई अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सर्कुलर मोशन के लिए एक अदद जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, जो कि सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, राइट। जो कि तुम्हारे सर्कुलर मोशन को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करती है, राइट। तो इस केस के अंदर जो है वो टेंशन है, सही है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक अदर टेंशन होगी, सही है। टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और ये जो है ना ये फोर्स कुछ भी हो सकती है, राइट। और ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। सो ये हमारे पास है टेंशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द स्टोन। सही हो गया, ये आपके पास स्टोन हो गया, सही है। ओके। अच्छा, अब इसके जो है ना तीन पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं, सही। एक तो जो अभी जिस पॉइंट पे ये आपको दिख रहा है, एक ये पॉइंट हो सकते हैं, सही है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई यही सर्किल आप अज्यूम कर लो और उसके अंदर जो है ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट बिल्कुल नीचे आ रहा है, आप उसको बिल्कुल जो है वो टॉप पे ले जाओ, सही है। और वो आप इसको इस तरह से कर लो, सही है, ये आ गया। और आप इसको उठा के हम्म, अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं रोटेट और फ्लिप वर्टिकली, सही है। अब लो, पोपट हो गया हमारे साथ। तो ये हमारे पास सेंटर से था, सही है। तो हमने इस सेंटर को उठा के यहाँ पे ले गए, ये आ गया ऊपर, राइट। ये आ गया आपके पास दूसरी पोजीशन, सही है। तीसरी पोजीशन अब आपके पास आ सकती है, तीसरी पोजीशन आपके पास आ सकती है ये साइड, सही है। अब ये वाली पोजीशन काफी लाइक सिंपल सी है, सही है। मतलब आपके पास जो है स्टोन इस पोजीशन पे होगा, राइट। हमने इसके फोर्स एनालिसिस करना है, हमने देखना है कि भाई हमारे पास जो है वो स्टोन जो है वो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, सेंटीपिटल फोर्स वगैरह 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 सारी चीजें, सही। ये सारी चीजें हमने देखनी है, तीन पोजीशन है, सही। लेट्स से कि भाई ये हमारे पास ए ले लो, ये बी ले लो, सही है, और इसको सी ले लो, सही है। अच्छा, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट थिंग, अगर मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है। सो अब यहाँ पे अगर स्टोन का वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली, राइट। सो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन लिखूंगा, सो
मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, तुम मुझे बताना कि कौन सी सही है और क्यों सही है। सही है, मैं एक लिखता हूँ इक्वेशन। रिजल्टेंट फोर्स जो कि तुम्हारे पास टी माइनस डब्ल्यू में कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ इक्वल्स टू एम ए। राइट, एम ए। सही, एक रिजल्टेंट फोर्स ये हो सकती है एक्सप्रेशन, और एक रिजल्टेंट फोर्स डब्ल्यू माइनस टी हो सकती है इक्वल्स टू एम ए। तुम्हारे ख्याल में कौन सी सही होनी चाहिए? यस, कौन बताएगा? कोई है लगन एक बंदा बताने वाला? ना आया मत बोलो। सर सर डब्ल्यू माइनस टी, क्योंकि वो एक मिनट। हाँ 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 सर, दूसरी वाली सही होनी चाहिए। ओके, आप कह रहे हो दूसरी वाली सही होनी चाहिए। कोई रीजन आपके ध्यान में? कोई रीजन नहीं है? सर बोलो। डाउनवर्ड मतलब वेट पहले नहीं, मतलब रीजन नहीं है, मतलब लॉजिक है कि वेट पहले एक्ट कर रहा है उसके बाद टेंशन एक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ है। ओके ओके, सही है। चलो और पूछते हैं, इबाद से पूछते हैं। इबाद, आपको क्या लगता है कौन सी सही है? यस। सर वो द फर्स्ट, पहली वाली। पहली वाली, क्या रीजन? सर अगर आप देखें तो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, तो ओके। द ग्रेटर फोर्स टेंशन होगी, तो टेंशन से आप वेट माइनस करोगे। अच्छा, चलो ये भी सही है। और अब्दुल्ला, आप क्या कहते हो कि कौन सी सही होनी चाहिए? सर पहले वाली। और रीजन? सर वही है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। यहाँ पे फॉरवर्ड कैसे अज्यूम करोगे? यहाँ पे कैसे फॉरवर्ड अज्यूम करोगे? फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है? सर जो भी सिनेरियो है, आपके पास सेंटीपीटल फोर्स लाइक सेंटर में लग रही है, तो टेंशन उसकी उसकी वजह से आपकी टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। है? अबे, सच नहीं नहीं, गलत कर रहे हो तुम थोड़ा सा। अच्छा, चलो सही है। देखो, तीन ये कि ये वाली एक्सप्रेशन गलत होनी चाहिए, ये सही होनी चाहिए, पहली चीज। सही है। अच्छा, दूसरी चीज कि किस तरह से, क्या क्या रीजन है? तो अगर आप याद करो तो हम कहते थे कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स होती थी उसके अंदर जिस डायरेक्शन में मोशन होता था उस डायरेक्शन की फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते थे। राइट, और जिस डायरेक्शन में जो अपोजिंग फोर्सेस होती थी हम उनको नेगेटिव लेते थे, क्योंकि हमारे पास वो सब चीजें इक्वल टू एम ए होती थी, यानी पॉजिटिव एम ए। राइट। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उन तमाम उन वो तमाम फोर्सेस जो कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में, वो सारी पॉजिटिव आनी चाहिए। राइट। तो अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब सर्कुलर मोशन ही आपको ये बता रहा है कि जो मोशन है वो सेंटर की तरफ हो रहा है, सेंटर सीकिंग मोशन है। राइट। तो इसका मतलब है कि तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ होना चाहिए, तभी वो सेंट्रीपिटल या सर्कुलर मोशन होगा। अगर वो सेंटर की तरफ नहीं होगा तो फिर वो कुछ और मोशन बन जाएगा। राइट। अगर आप वेट माइनस टेंशन करोगे इक्वल टू एम ए करोगे, सो ये जो है ना, ये आपको फ्री फॉल मोशन बना देगा। फ्री फॉल मोशन ये आपको बना देगा। राइट। तो मतलब उससे होगा ये कि वेट ज्यादा इसका मतलब ये जो इक्वेशन मैंने कट की है इसका मतलब ये कि टेंशन कम लग रही है, वेट ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है और स्टोन जो है वो नीचे ड्रॉप हो रहा है। राइट। इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो ये आपके पास जो है ना वहां पे अप्लाई होगी। राइट। सो ये फ्री फॉल करवा देगा। सही है। यहाँ पे जो है सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं ये वाली अहमद अहमद। बोलो बोलो बोलो। सर आवाज नहीं आ रही? आ रही है। सर इसमें टेंशन और मोशन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए टेंशन पॉजिटिव है, ये रीजन हो सकता है जो आपने मतलब दूसरी इक्वेशन आपने कहा है सही है तो। वही वही तो मैं समझाने की कोशिश करूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं सही पूछ है रहा ना, हूँ। कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा बेसिकली टेंशन भी उसी डायरेक्शन के अंदर लग रही है, इस वजह से हम जो है उसको ले रहे हैं पॉजिटिव और वेट को नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि वेट अपोजिंग फोर्स के तौर पे ऐड कर रही है। राइट। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है, तो ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन तो हमने सेलेक्ट कर दी। सही है। अच्छा, इस ये आई होप तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें। सही है। अच्छा, अब ये जो टेंशन माइनस वेट है ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रही है। राइट। अच्छा, अगर तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो
सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मतलब यानी जो हम कहते थे कि भाई हमारे पास एम जो होता था, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहो तो आप उसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट? डब्ल्यू और एम वी स्क्वायर ओवर आर, सही है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो भी आपको दे रहा है, सही है। मैं अभी जो है ना इस सिस्टम को सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ इस तरह से लिख रहा हूँ, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखना इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं होती है, ये एक जो है वो इमेजिनरी फोर्स होती है, जो कि या एक रिजल्टेंट फोर्स होती है जो कि सिस्टम में कहीं से भी आ सकती है, किसी भी एक या एक से ज्यादा फोर्सेस की वजह से आती है, राइट? अच्छा जनाब, ये मेरे पास हो गया। अब अम, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टेंशन कितनी लग रही है, सही है, तो आप टेंशन के लिए जो है चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इधर उधर मूव कर सकते हो, सही है। जिस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सही है, अगर हम इस इक्वेशन से सोचें, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट? सही है। तो अब बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर अब आप कोई दो चीजें वेरी कर सकते हो, आपके हाथ में दो चीजें, राइट? मास आपका कांस्टेंट है, राइट? अगर आप डब्ल्यू इक्वल टू एम जी से देखो तो ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ दो चीजें वेरी कर सकते हो, या तो स्पीड इसकी वेरी करो या रेडियस इसका वेरी करो, राइट? सो अगर आप स्पीड वेरी करोगे और रेडियस सेम रहेगा, तो जितनी ज्यादा स्पीड करते रहोगे उतनी ज्यादा टेंशन इंक्रीज होगी, राइट? और जितनी कम स्पीड होगी उतनी टेंशन कम होगी, राइट? और अगर रेडियस इंक्रीज करोगे सो टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, राइट? यानी आप लेंथ, ज्यादा बड़ी लेंथ की वायर इस्तेमाल करोगे, सो वो ज्यादा मुश्किल से टाइट होगी, यानी उसके लिए आपको जो है ना यानी आपने देखा हो कि अगर आपके पास बहुत लंबी रस्सी है और आप उसको सर्कुलर मोशन के लिए घुमाने लगो, तो वो इतनी आसानी से नहीं घूमती, क्योंकि जाहिर बात है उसका रेडियस बड़ा है, उसके अंदर टेंशन नहीं जनरेट कर पाते आप, राइट? सो ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, सही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अम, अगर हम बात करें, सो increasing V will increase tension, right? अच्छा, एक चीज हो गई, and um, R will decrease the tension, तो ये and increasing R will decrease the tension, सही है, ये हमने बात करी, यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए, and increase increasing in R, सही है। ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई, राइट? अच्छा जनाब, अगर ये हमारे पास जो है ना एक सिस्टम हो गया कि इसमें टेंशन ये आ रही है और वेट मैंने आपको दे दिया, सही है, और बाकी ये जो है वो आप काम इसके लिए कर सकते हो, राइट? अच्छा, अगर इसमें आप ये निकालना चाहो कि इसके अंदर क्या मिनिमम वेलोसिटी होगी कि जिसके अंदर जो है वो आपकी टेंशन वायर के अंदर जनरेट हो जाए, सही है, सो आप उसके लिए भी काम कर सकते हो, राइट? कि आप जो है वो एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में बना के उसको सॉल्व कर लोगे, है ये खैर। तो अब जो है आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरी वाली साइड पे चलते हैं। अब ये हमने इसका फोर्स एनालिसिस थोड़ा सा कर लिया, सही कि हमारे पास ये जो है इस तरह से ये फोर्स एनालिसिस हो रहे हैं, राइट? तो अब आपके पास जो भी इसके अंदर, अच्छा खास तौर पे झूलों में लग रहा होते हैं, सही है, कि अगर अच्छा जो अगर आपने देखा हो कि भाई कुछ झूले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइक एक तो क्या होता था यार, यार जो बड़ा सा व्हील होता था, क्या कहते हैं उसको, जिसमें यहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं? फेरिस व्हील। पेरिस व्हील, अजीब से याद नहीं रहता नाम। सो वो उसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। और इसी तरीके से जो आपके नॉर्मल जो झूले होते हैं, नॉर्मल जो स्विंग होते हैं जो पार्कों में लगे हुए होते हैं, सही है, उसके अंदर जो पेंडुलम जिस तरह से उनकी स्विंग होती है नॉर्मल बिल्कुल होते हैं, उनके अंदर आप ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो कि उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें कितनी टेंशन लग रही है जब आप मूव कर रहे हो, ऑल्दो वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो थोड़ा सा आप कह लो कि पेंडुलम वाला मोशन है, सही है। तो
लेकिन वो चूंकि आर्क ऑफ द सर्किट बन रहा है तो स्टिल आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, सही। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे झूलों के अंदर जो है ना ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, इनको देख के जो है वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि मतलब जो भी आपके जैसे यहाँ पे सीट लगी हुई है तो अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्पीड मिनिमम इसकी यहाँ पे होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो सीट जो है वो फ्लाई ऑफ नहीं कर जाए, वो उसी के अंदर रहे, बंदे निकल नहीं जाए, सही है। वो उसी हिसाब से जो है वो आपका जो बेल्ट वगैरह लगाते हैं, बेल्ट वगैरह लगाते हैं, सही है, फॉर फॉर द सेफ्टी, सही है। तो वो सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो सारी इन्हीं चीजों को देख के, इन्हीं जो है ना फिजिक्स को देख के वो करते हैं, राइट। अच्छा जनाब, खैर ये तो हमारे पास हो गया वर्टिकल सर्किल में पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी की अगर हम बात करें, सही है। अच्छा, और ये भी बात याद रखो, अगर मैं टेंशन को यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊं, सही है, अगर मैं टेंशन को यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊं तो एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस डब्ल्यू, राइट। सो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेंशन भी ज्यादा लग रही है, राइट, जो ये वाला पॉइंट है ना, जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां पे टेंशन भी बहुत ज्यादा लगती है। मतलब अगर टेंशन ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है ब्रेक होने के। अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, सही है, आप करके देखो घर पे, सही है। तो अगर आपकी वायर ब्रेक होती है या आपकी स्ट्रिंग टूटती है तो ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो नीचे आके टूटने के होते हैं, राइट। वो ऊपर नहीं टूटेगी कभी भी, नीचे आके टूटेगी, राइट। सो ये भी आप जो है ना यहाँ इसकी कंक्लूजन लिख सकते हो, सही है। तो टेंशन will be higher at lowest point, सही है। तो more chances of breaking this thing, break is at this point, right। ये आपके पास एक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, सही। अच्छा, अगर हम पॉइंट बी की बात करें या जो हमारे पास जो बी वाला पार्ट है, अगर हम इसकी मोशन की बात करें सो यहाँ पे जो है वो स्टोन ये लगा हुआ है आपके पास, अबे, सही है। अच्छा, अब अगर हम इसकी फोर्सेस ड्रॉ करें सो हमारे पास यहाँ पे टेंशन इधर को लग रही है और वेट भी इधर को लग रहा है, सही है। अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है, टेंशन प्लस वेट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स, या एम ए कह दो, या रिजल्टेंट फोर्स कह दो, या सेंट्रीपिटल फोर्स कह दो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स is the resultant force of all the forces acting in the circular motion, right? Yeah, on the object performing the circular motion. So ये हमारे पास कॉन्सेप्ट, सही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे भी आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, T प्लस W इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। एंड यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप V इंक्रीज करोगे, सही है, सो स्टिल टेंशन इंक्रीज होगी, R डिक्रीज करोगे तो टेंशन डिक्रीज होगी। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, सही है। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई सर्कुलर मोशन में जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है ना वो मूव करना ज्यादा आसान होता है, राइट, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, वो चूंकि अपने मतलब नीचे वाली पोजीशन से गुजर रहा होता है तो वो आराम से गुजर जाता है, राइट। लेकिन जब वो ऊपर कोई चीज पहुंची ना, जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे, बहुत हल्के से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे और वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचेगा, तो अगर बहुत कम स्पीड होगी तो वो नीचे गिर जाएगा, राइट। वो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, राइट। और अगर उसकी ज्यादा स्पीड होगी तो वो परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो इसके अंदर क्या स्पीड होनी चाहिए कि जिससे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, उसको उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर अगर हम, अच्छा, सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये इस केस के अंदर कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन जीरो होगी तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, राइट, क्योंकि वो फिर इसके अंदर स्क्यू क्रिएट हो जाएगा, सही है। सो आप कहते हो कि भाई टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है कि टेंशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू
mv square over r minus w, right? And this thing should be greater than zero, right? So मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि mv square over r should be greater than weight. अगर मैं इसको मान ले जाऊँ, weight is mg, और अगर मैं g से g कैंसिल कर दूं, so I'll get v is equals to gr and under root. सही है। तो ये आपके पास मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, सही है, कि जिसपे आपके पास जो है अगर आप v इज इक्वल्स टू जी आर भी निकाल लो तो भी वो मिनिमम वेलोसिटी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, कि आपके पास जो है ना इतनी वेलोसिटी आपके पास आनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो है आप उस पे जो है वो कर सको, क्या बोलते हैं, जिसपे आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो सके। इससे कम वेलोसिटी अगर आपके पास आएगी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, सही है। सो ये हम कहते हैं कि दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी required to perform circular motion, right? um, अच्छा, object will fall on the velocity सर lower than that। बोलिए। सर आपने mv स्क्वायर ओवर r इज ग्रेटर देन कहाँ से लाइक फाइंड आउट किया? बेसिकली मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को, देखो, मैंने ये कहा कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप इस पोजीशन पे हो, तो आपकी टेंशन, आपकी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग स्क्यू होगी, लूज होगी, तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, राइट? तो मैंने कहा कि भाई टेंशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सही है, और टेंशन एक्चुअली इसके बराबर थी, सही है। सो मैंने कहा एक्चुअली दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वेट को उधर ले जाओ, फिर उसको सॉल्व कर लो, राइट, फॉर द वेलोसिटी। समझो आप? जी सही है। बस ये कहानी थी, सही है। सो ये हमने बात की। सो अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका इससे कम वेलोसिटी होगी तो वो नीचे गिर जाएगा, राइट? अगर अगर जो है आप, अगर आप कोई चीज गोल घुमाने के चक्कर में हो, सही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप मतलब जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग ली हुई है तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ और आपके पास जो है जो जी की वैल्यू है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपके पास जो है वो ये आंसर आएगा, राइट? मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर इसी को ले लूं, तो इस केस के अंदर ये जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो कि सर्कल का रेडियस बन रहा है, राइट? तो ये भी एक कॉमन सेंस वाली चीज है, इसमें प्लीज घपला मत कर देना, राइट? बेवकूफी मत कर देना, इसमें बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये बेसिकली रेडियस बता रहा है, राइट? सो आप उसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, सही हो गया? अच्छा, और इसके अलावा आप ये भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव कर रहा है, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, सॉरी, उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए मैक्सिमम पॉइंट पे, वो ग्रेविटी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ग्रेविटी से कम होगी तो वो गिर जाएगा, राइट? दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्या है कि दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप ये कह सकते हो कि सेकंड अंडरस्टैंडिंग, सही है। वो आप क्या कह सकते हो, वो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल acceleration should be greater than uh, gravity, सही है। Centripetal acceleration should be greater than gravity, right? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके पास जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा, राइट? अब ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप निकाल पाओ तो आप उसको सॉल्व कर लो। डिपेंडिंग अपॉन, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन के सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, राइट?
तो अगर अगर तो मेरे पास ये सिस्टम है और उसके अंदर मैंने आपको टेंशन दे दी है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इतनी है, वेट आपको दे दी है। सो अब आप जो है वो यहाँ से सेंट्रीपिटल ए की वैल्यू निकाल लो और ए को कंपेयर कर लो कि भाई इसकी वैल्यू ए जी से बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, सही है। अगर तो जी से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब है फाइन, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, और अगर जी से छोटी आ रही है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा, गिर जाएगा, राइट, ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर? अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, वो भी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए फिर हमें दो दो पॉइंट को कंपेयर करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, सही है। क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचो, सही है, लेट्स से कि भाई हमने ये दो पॉइंट कंसिडर करने हैं इसके अंदर, एक तो ये नीचे वाला, सही है, एक तो ये नीचे वाला पॉइंट, सही है, लेट्स से कि भाई ये आपके पास है पॉइंट ए, सही है, और एक पॉइंट ये ऊपर वाला, सही है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, सही है। अच्छा, पॉइंट ए पे जो है अगर हम मान लें कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, सही है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, और ऊपर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होनी चाहिए, राइट। तो अगर मेरे पास जो नीचे वाला पॉइंट है, सही है, उसकी जो वेलोसिटी अगर मैं सोचूं, सही है, अच्छा, नीचे वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो एक्चुअली में ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तुम लोग के ख्याल में क्या होना चाहिए? नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले पॉइंट से, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को तो हमें यही पता चल रहा है, नहीं ये नहीं पता चल रहा, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। अगर आप इक्वेशन देखो तो आपको इक्वेशन से ये पता चल रहा है, सही, अगर आप ये दो इक्वेशन देख लो, मैथमेटिकली अगर आप देखो, जो नीचे वाला पॉइंट है उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। और जो ऊपर वाले पॉइंट अगर तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। आर सेम है, मास भी सेम है, वेट भी सेम है, राइट। सो अगर आप देखो, सो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपको ज्यादा बड़ी वेलोसिटी दे सकता है, और ये आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपको छोटी वेलोसिटी दे सकता है, राइट। अच्छा, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वेलोसिटी कम होनी चाहिए, राइट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, या आप काइनेमैटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि निकलवा रहा क्या चाह रहे हैं, सही। तो ये एक आध दो क्वेश्चन में भी आएगा, उसको आप देखिए। अच्छा जी, खैर, तो ये हमारे पास हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास, वो बहुत सिंपल से, इतना ज्यादा नहीं आता। तो वो बेसिकली इस तरह से कि भाई हमारे पास रेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। और अच्छा, ये वेट हमारे पास लग रहा है डाउनवर्ड और ये टेंशन लग रही है। अब मसला ये कि टेंशन और वेट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सही है, तो हम वेट को कटा देते हैं, सही है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, राइट, यानी टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। अच्छा, इस तरह से मत लिखना, ये वाली मतलब ये वाली फॉर्म होती है ना, यूजुअली इसको मना करते हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि भाई टेंशन एक अलग टाइप की फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग टाइप की फोर्स है, और आपने इन दो फोर्सेस को इक्वेट किया, राइट। द बेटर वे इज टू राइट टेंशन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। और फिर उसके बाद आप कह दो कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप फिर वहां से सॉल्व करो, राइट। तो खैर, ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। तो ये आपके पास है वर्टिकल सर्किल, अब आप इस वर्टिकल सर्किल को किसी भी सिनेरियो के अंदर अप्लाई कर सकते हो, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमारे पास कुछ बैंक टर्न्स आते हैं, राइट। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाई हो तो आपने देखा होगा कि अगर रोड बिल्कुल फ्लैट हो, सीधी रोड हो, तो उस पर अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो, सही है, हाई स्पीड पे,
तो ज्यादा चांसेस होता है कि गाड़ी ना मुड़े या तो गाड़ी टॉपल हो जाती है, सही है, अपने इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, लेट्स से अगर आप यू मूव कर रहे हो, सही है, और लाइक स्ट्रेट लाइन के अंदर, और फिर एकदम से यू टर्न आप लेते हो, तो गाड़ी का इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से आप अज्यूम कर सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट है, ताकि न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाए। सो जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर आप मूव करो कांस्टेंट स्पीड के साथ, राइट। फिर जैसे ही, अच्छा कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब है कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही, राइट। और चूंकि आप मूव करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि इनर्शिया जो है वो बॉडी को मूव ही करवाता रहेगा, वो स्टॉप नहीं करेगा, राइट। सो जैसे ही आपने टर्न लिया, डायरेक्शन चेंज की, सो इनर्शिया क्या करेगा, बॉडी की डायरेक्शन चेंज होने से रोकेगा, राइट। क्योंकि इनर्शिया ये नहीं चाहता कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगे। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो इनर्शिया नहीं चाहेगा कि वो एक्सटर्नल फोर्स लगे, राइट। रेजिस्ट करेगा उस चेंज इन स्टेट को, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने सर्कुलर मोशन के लिए टर्न किया, तो अब आपके पास क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, उसकी वजह से गाड़ी टॉपिल हो सकती है या सीधी सीधी स्किड कर सकती है, राइट। तो इस वजह से अगर अब हम हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो हाई स्पीड पे जो टर्न्स होते हैं ना, वो यूजुअली अगर तुम गौर करो रोड पे, तो हाई स्पीड पे जो टर्न होते हैं वो थोड़े से बैंक होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं। मतलब तुम्हारी रोड अगर इस तरीके से है, तो मतलब तुम्हारी रोड में जो है ना टर्न थोड़े से इंक्लाइन होंगे, लाइक लाइक जैसे तुम जो है ना वो यूं टर्न दोगे, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना बैंक टर्न्स होते हैं। मैं अगर जो है ना इसकी एक अच्छी सी पिक्चर दिखा पाऊँ, सो अबे, तो अगर मैं तुम्हें इसकी एक अच्छी सी पिक्चर दिखा पाऊँ, तो तुम इसकी पिक्चर ये देख लो, सही है, बैंक टर्न की ये पिक्चर देखो। अच्छा, अब ये बैंक टर्न जो है ना, ये देख लो, सही है। तो ये आपके पास एक गाड़ी जा रही है जो कि मतलब जब टर्न ले रही है, तो उसका जो टर्न है वो थोड़ा सा इंक्लाइन है, राइट, सेंटर की तरफ। सो अब क्या करता है, क्या हेल्प होती है इससे, अगर अगर तो ऐसा नहीं होता, अगर तो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट रोड होती, सही है, और वो आपको हेल्प नहीं कर रही होती टर्निंग के अंदर, सही है, तो उसमें फिर मसला ये होता है कि गाड़ी इतनी आराम से मुड़ नहीं पाती, सही है, उसके उसके ऊपर ना फोर्सेस कम लगी होती, राइट। अगर तुम ये इस तरह की कोई डायग्राम कंसिडर करो, हम्म, अगर तुम ये कंसीडर कर लो, ये बन गई डायग्राम, सही है। सो अगर आप ये कंसीडर करो, सो इस डायग्राम के अंदर अगर अगर तो आप हल्की स्पीड में मूव कर रहे हो, तो अब आपके पास क्या होगा कि रोड जो है, सिर्फ रोड की फ्रिक्शन ही आपके पास एक टूल है जो कि आपको टर्निंग में हेल्प करेगी, राइट। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे जाते हो, तो फ्रिक्शन आपके पास जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतनी ज्यादा आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगी टर्निंग के लिए, राइट। तो फ्रिक्शन वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाती, सही है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं एंगल पे। तो उससे ये होता है कि गाड़ी का जो वेट होता है ना, वो भी हेल्प करने लगता है टर्निंग के अंदर, राइट। अब किस तरह से वो हेल्प करता है उसको जरा देख लेते हैं, आज। तो अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास ये गाड़ी है, यहाँ पे जो है ना इसकी प्रॉपर जो है वो लेवल डायग्राम बनी हुई है, so मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, सही। सो लेट्स से ये हमारी ये गाड़ी, एक अदद गाड़ी है, सही है। जरा इसको प्लीज गौर करना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फोर्स एनालिसिस नहीं, पेपर में आता है, याद रखना, सही है। तो ओके, तो अब तुम्हारे पास ये एक रोड है, तो ये इंक्लाइन है, सही है, और गाड़ी का वेट लग रहा है नीचे, सही है। अगर तुम फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, तुम फिलहाल के लिए इक्वेशन छोड़ दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कहाँ से आ रही है ये, सही है। सो ये तुम्हारे पास है, वेट तुम्हारे पास आ रहा है डब्ल्यू, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सही है। तुम्हें पता है कि जब भी तुम्हारे पास कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है अपवर्ड लग रही है, सही है, एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम वर्टिकल, राइट। तो उसने ये तुम्हें ये बता दिया। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अगर तुम एन को रिजॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा एन कॉस थीटा, एंड दिस शुड बी एन साइन थीटा, राइट। ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे, राइट। अब अगर तुम इसको इसकी दो इक्वेशन बनाओ, तो एन कॉस थीटा ये बेसिकली किसको काउंटर कर रहा है, वेट को काउंटर कर रहा है। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं हो रहा। मोशन होने का मतलब क्या होता कि आपकी गाड़ी जो है ना वो ट्रैक तोड़ के नीचे गिर जाती, राइट, ये इसका मतलब ये होता है, राइट। लेकिन वर्टिकल मोशन पे गाड़ी, वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी क्या है, इक्विलिब्रियम पे, राइट। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखो, सो एन साइन थीटा ये आपके पास एक अनबैलेंस फोर्स है, राइट।
अब आप देखो कि ये अनबैलेंस फोर्स कहाँ से आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या वेट की वजह से आ रही है बेसिकली, राइट। तो इस केस के अंदर जो बैंक टर्न्स है, ये आपको इसमें वेट बेसिकली आपको हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से आता है, राइट। सो वेट आपको हेल्प कर रहा होता है टर्न लेने में, राइट। सो यहाँ पे ये वाली जो फोर्स होगी इसको हम कह रहे देंगे रिजल्टेंट फोर्स, राइट। और ये रिजल्टेंट फोर्स तो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? ये हो गई आपके पास रिजल्टेंट। सही है। अच्छा जनाब, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सही है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और एफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा ओवर डब्ल्यू, राइट। तुम्हें पता है, अच्छा एन से एन कैंसिल हो गया, तुम्हें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। सही है, और इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है रिजल्टेंट फोर्स जो कि आगे जाके जो है वो बना देगी क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। और ये आपके पास है वेट। अगर तुम इसको एक्सपेंड करना चाहो तो एम वी स्क्वायर ओवर आर, ओवर आर। सही। और ये आपके पास बराबर हो गया टेन थीटा के। सही है, सिंप्लीफाई कर कर लो, सो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी टाइम्स आर, राइट। ये तुम्हारे पास जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया, एक है बैंक टर्न्स का, राइट। अच्छा जनाब, और ये हमने जो बैंक टर्न देखा ये बिल्कुल आइडियल बैंक टर्न है। सही है, हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास आइडियल बैंक टर्न। सही है, मतलब नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। तो एक्चुअली हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ नहीं है, इस वजह से हम जो है फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर करते यहाँ पे। अदरवाइज ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम म्यू देख रहे हो, ये बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, राइट। और चूंकि फ्रिक्शन हम नहीं पढ़ते हैं तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करते, वरना जो रियल बैंक टर्न्स होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, राइट। उसके अंदर फिर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होती है, फ्रिक्शन और वेट ये दोनों मिल के हेल्प करते हैं। सही है, आपके उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन के सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, राइट। तो ये दो है चीजें हेल्प करती है। सो ये आपके पास जो है एक अदद हो गया बैंक टर्न का कॉन्सेप्ट। सही है। अच्छा, अब जो है ये आपके पास तो कुछ दो तरह की एप्लीकेशन थी, अब इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी के आसपास के आते हैं। सही। तो हम कोशिश करते हैं, चलो इसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सही है, ये चैप्टर फिलहाल यहीं तक है, इसके अंदर और कोई चीज है नहीं कराने की। सही है, सो इसके हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कहानी खत्म हो जाएगी। सही। तो एक मिनट देना जो है मैं क्वेश्चन खोल लूँ। फिजिक्स A2 सर्कुलर मोशन। एक मिनट रुक जाओ यार, अजान हो जाती है उसके बाद करते हैं। सही।
अच्छा जी, आ जाओ। तो इसे कुछ क्वेश्चन लिख कर दें। सही। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कौन करेगा भाई? एक काम करते हैं, अब्दुल्ला से कर पढ़ के, अब्दुल्ला से करवाते हैं। आज अब्दुल्ला, कर सकते हो? पढ़ सकते हो? State what is meant by centripetal acceleration. और ये कहाँ बैठे हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो खैर, पता नहीं क्या चक्कर है। सर्कुलर मोशन हम क्या कहते थे कि भाई, मोशन in which acceleration and velocity is perpendicular to each other. सर ये बोल रहे हैं centripetal acceleration motion क्यों नहीं बोल रहा हम्म। वही डेफिनेशन होगी सर्कुलर मोशन वाली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो, हम मोशन से उसको एक्सप्लेन कर दें, या अगर आप मोशन से नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर जो है आप बता दो कि भाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, राइट? या अगर आप मोशन नहीं कह रहे था, ये इसको हटा दो। सही है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, या द एक्सेलरेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या टू ईच अदर and acceleration is directed toward the center. ऑल एक नंबर दे रहे तो एक ही चीज चल जाएगी, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन बता दो तो भी चल जाएगा। सही है, आगे चलो। An unpowered toy car moves freely along a smooth track that is initially horizontal. The track contains a vertical circular loop around which the car travels as shown in figure 1.1. The mass of the car is 230 grams and the diameter of the loop is 62 centimeters. Assume that the resistive force acting on the car is negligible. State what happens to the magnitude of the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y. हम्म। क्या होगा? कोई आइडिया? अगर आप What देखो, then remain constant? अनपावर्ड है, कांस्टेंट कैसे रह सकती है? बेसिकली अगर अगर तो आप ये देखो कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रही है, सही है, जब गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, सही है, तो उस पे जो है कांटेक्ट फोर्स होगी जो कि इधर को होगी, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, राइट? कांटेक्ट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी, माइनस वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रख रहा होगा, राइट? तो अब यहाँ पे चूंकि अनपावर्ड है, सही है, तो इस वजह से जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जाती रहेगी उसका कांटेक्ट हल्का होता जाएगा, लूज होता रहेगा, राइट? समझ रहे हो? तो जब कांटेक्ट लूज Yeah. होता रहेगा तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स भी लूज होती रहेगी, सही है। जब कांटेक्ट फोर्स लूज होगी तो कांटेक्ट फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी तो वो भी कम होती रहेगी, राइट? तो हम ये कहेंगे कि एज इट मूव अप, देखो मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, वैसे आप इसमें डिग्रीज भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो कांटेक्ट, अबे यार सर बोलिए। सर थर्ड लॉ के हिसाब से जो कांटेक्ट फोर्स है वो वेट के बराबर नहीं होनी चाहिए। अबे ओए, फिर हम यार ही बोलते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। क्यों 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 सॉरी? वो तो वेट का पेयर दूसरा होगा। और क्या होगा?
the force of attraction of the car on earth on car, sorry. बेसिकली आपको दो दो डिफरेंट बॉडीज चाहिए ना न्यूटन थर्ड लॉ लगाने के लिए ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम एक ही बॉडी पे देख रहे हैं ना, जब एक बॉडी पे देख रहे हैं तो वो न्यूटन सेकंड लॉ होता है या फर्स्ट लॉ हो जाता है, राइट। अगर अगर तो इक्वल है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बन जाता है, अगर तो इक्वल नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाता है, राइट। लोग एक्चुअली अगर एक बॉडी पे दो फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उसको न्यूटन थर्ड लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, राइट। समझ रहे ना भाई? जी। तो contact force decreases so as the centrifugal force. Okay, चलें आगे चलें। अब आगे चलो प्लीज। Explain if the car remains in contact with the track while the centripetal acceleration of the car at point Y must be greater than 9.8. Sir, because if 9.8 is greater than the acceleration at Y, it will just fall. तो वो गिर जाएगी। ओके फाइन। तो अगर तो वो कांटेक्ट में, तो आप ये कह रहे हो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर, फाइन, मान लिया। तो हम कहते हैं कि भाई 9.81, so this is the acceleration due to weight, right। लेकिन चूंकि अब चूंकि टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पॉइंट पे हमारे पास जो है वो आपके पास वेट भी आ रहा है, सही है। टॉप पॉइंट पे आपके पास वेट भी आ रहा है और कांटेक्ट फोर्स भी आ रही है, सो दोनों जब मिलेंगे तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो इस वजह से हम कह रहे हैं वेट, बट द कार is in contact so the resultant force should be greater than weight, सही है। जब वो रिजल्टेंट फोर्स वेट से ज्यादा होगी, hence the acceleration will also be greater, will also be greater, right। मैं थोड़ी लंबी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ, राइट। अच्छा जी, चलो ये हो गया, हो गया। अच्छा आगे वाला पार्ट, दो पार्ट है, चलो कर लो, ये भी कर लो, पूरी कर लो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए एक ही बंदे से करा लो। The initial speed at which the car in B moves along the track is 3.8 meter per second. Determine whether the car is in contact with the track at point Y. Show your working. अच्छा देखो, शो योर वर्किंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है सारी चीजें तुमने शो करके दिखानी होंगी, राइट। वरना तुम्हें 3 नंबर नहीं मिल सकेंगे। खैर आ जाओ ऊपर चलते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो गाड़ी की स्पीड है वो उन्होंने दी हुई है, वी एक्स हम इसको कह देते हैं, वो उन्होंने दी हुई है 3.8, राइट। अच्छा जनाब, और हमने ये प्रूव करना है कि भाई हमारे पास गाड़ी कांटेक्ट में है या नहीं है, सही है। तो एक तो हमारे पास तरीका ये जो कि आपने लिखा है यहाँ पे, सही है, कि आप या तो दोनों की एक्सेलरेशन निकालो, मतलब आप एक्सेलरेशन निकालो मैक्सिमम पॉइंट पे, और मैक्सिमम पॉइंट पे जब आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके पास गाड़ी कांटेक्ट में है या नहीं है। अगर तो गाड़ी कांटेक्ट में नहीं है तो वो आप उस हिसाब से कह दोगे, अगर गाड़ी कांटेक्ट में है तो आप उस हिसाब से कह दोगे, राइट। सो एक तो तरीका ये है। तो अगर हम उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम अगर ये यूज करें कि भाई v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, सही है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं और मेरे पास जो है इसके लिए जो लेंथ आ रही है, जो रेडियस आ रहा है, वो बेसिकली 6231 हो जाएगा, 0.31 हो जाएगा, सही है, टाइम्स 9.8, राइट। और अंडर रूट करो
जैसे आपके पास स्पीड आ जाएगी, सही है। और तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है mv² राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 230 विच इज 0.23 राइट, मल्टीप्लाई बाय ये जो भी आपके पास यहाँ से स्पीड आएगी उसका स्क्वायर करके यहाँ पे रख देना, सही है, डिवाइडेड बाय आर जो कि आपके पास है 0.31। जरा सॉल्व करो कितना आता है, एक्सेलरेशन कितनी आ रही सर कैलकुलेटर नहीं। है? नहीं है? नहीं। एक मिनट होगा। 10.71। अच्छा जी, किसी और ने किया या मैं करूँ? सर 10.71 है। 10.7 आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही 10.7? सर इसको ज्यादा ही तो आनी चाहिए। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 9.8। अबे हमें ये थोड़ी शो करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। मतलब सर हमें क्वेश्चन में तो वही है। है, अगर मेरे पास तो बहुत छोटी आ रही है। उसने कहा कि डिटरमिन वेदर द कार इज इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमें ये रूल पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, हमें तो बस सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो हमारे पास जो है वो उसकी क्या वो आती है, यानी आप कह लो कि उसकी क्या एक्सेलरेशन आती है, उस बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, राइट, ये करना है हमें। तो अगर, अच्छा जी, तो मेरे पास, अच्छा यहाँ से पहले वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी आ रही है मैक्सिमम पॉइंट वाली? ये वाली जो वेलोसिटी आ रही है कितनी आ रही है? तो ये मेरे पास आ रही है 1.74, लेकिन अगर मैं इस assumption को नहीं लूँ, ये assumption गलत अगर मैं मान लूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक और चीज़ का मतलब किया हुआ है, अगर मैं सिंपल काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाऊं, इस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अगर मैं इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करूँ, सही है, और मेरे पास जो 2 into 9.81, सही है, या 9.8 इंटू एस मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट इज 62, 0.62 राइट। याद रखना कि इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस नहीं लेते हैं, राइट, तो कर्व पाथ वाला वो मत कंसिडर कर लेना, सही हो गया। और इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड विच इज 3.8 का स्क्वायर। अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 into 9.8 इंटू 0.62 और प्लस 0.38, 3.8 का स्क्वायर। और अगर आप इसको अंडर रूट करो, इससे कितनी वेलोसिटी आती है? 5.15। एट दिस पॉइंट ओके, हम जो है ठीक है, हम जो है अगर
ये अजीब सा कॉन्सेप्ट क्यों बन रहा है ये? सर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्पीड जिससे वो मूव कर रहा है अराउंड द ट्रैक वो 3.8 है, तो थ्रू आउट आपकी 3.8 नहीं रहेगी? नहीं ना, यही तो मसला है। अबे देखो ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फोर्स सेम नहीं है ना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स सेम नहीं है, तो इस वजह से वो 3.8 नहीं रह रही है, समझ रहे हो? सर बट आपकी सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती? देखो डिपेंड करता है ना, अगर अगर तो आप सर्कुलर मोशन के लिए अगर लेट्स से मान लो कि भाई टेंशन प्रोवाइड करिए सर्कुलर मोशन की, तो ये mv² ओवर आर, सही है। अब अगर आपके पास टेंशन जो है वो कांस्टेंट है, सही है, तो उसकी वजह से ये टेंशन जो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए, अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी वजह से आप v कांस्टेंट रख पाओगे, राइट। लेकिन अगर यही डिक्रीज हो रही है, सही है, तो आपके पास ये भी खुद ही बखुद डिक्रीज होने लगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये मसला आ रहा है यहाँ पे, चूंकि कांटेक्ट फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे चूंकि कांटेक्ट फोर्स जो कि सर्कुलर सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करिए, चूंकि वो डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से हमारे पास जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो आपके पास जो है ना कम होगी, राइट। जब आप ऊपर जाओगे तो वो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो ये ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इससे ज्यादा टेक्निकली गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो रही है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वेलोसिटी होनी चाहिए वो टेक्निकली 3.8 से कम होनी चाहिए, राइट। ये एक पॉइंट है। और जब 3.8 से कम होगी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी, और उस एक्सेलरेशन को फिर आपने कंपेयर करना होगा क्या बोलते हैं अपना 9.8 से, सही है, तो उससे फिर आपके पास वो सॉल्व होगा। तो हम तो ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है, ये जो 5 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये 5 पॉइंट समथिंग, ये वो इलॉजिकल आ रही है, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ नहीं रही है, सही है। ये मसला आ रहा है, समझ लो, मसला समझ लो। अच्छा जी, और कोई कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगा पाए कि जैसे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकालनी है इस पॉइंट, मतलब पॉइंट वाई पे अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो पॉइंट एक्स पे हमारे पास है वेलोसिटी 3.8 का स्क्वायर, सही है। 1/2 इज इक्वल टू पॉइंट वाई पे जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है नून है, माइनस 9.81, हाइट हमारे पास है 0.62, सही है, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टाइम्स v², राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, सही है, ये बन रहा है। और अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालूं 3.8 का स्क्वायर -2 इंटू 9.81 इंटू 0.62, तो ये इज इक्वल टू अंडर द रूट आंसर। सो ये थोड़ी सी सेंसेबल आ रही है मेरे पास। अगर देखो सीन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो रही है, सही है, एफ सी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, सही है। इस वजह से हमारे पास क्या चीज डिक्रीज होनी चाहिए, हमारे पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए, सो वेलोसिटी डिक्रीज अलोंग द पाथ, सही है। ये चीज हमने एक बात कह दी, सही है। अब अगर हमने वो वेलोसिटी निकालना है, अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास सिर्फ वाई पे एक्स पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सही है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है, हमारे पास क्या हो रहा है, अबे भाई
तो हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास जो है जो भी एनर्जी है एट एक्स पे वो बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट वाई के, राइट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व करूं, और जो टोटल एनर्जी एट एक्स आ रही है वो मेरे पास आ रही है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ रहा है 3.8 की फॉर्म में, 3.8 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू हाफ मैक्सिमम पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, सही है। एम वी स्क्वायर अननोन है, राइट, अभी नहीं पता, सही है। और हमारे पास जो है प्लस एम जी एच, एम इंटू 9.81 टाइम्स एच, सही है, विच इज 0.62, सही है। तो ये एम सो एम 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, सही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। नीचे कर लेते हैं, तो 3.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सही है, माइनस 9.81, राइट, इंटू 0.62, राइट, इज इक्वल्स टू, ये 1/2 है, 1/2 को मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है और ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे बच रहा है वी ऑफ वाई का स्क्वायर, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये 3.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.81 इंटू 0.62, राइट, वी एक्स, और यहाँ पे इसको रूट कर दो, सही है। जरा निकालो कितना बनता है। मेरे पास से जो आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 1.508, राइट। अब ये चूंकि सेंसिबल आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है वेलोसिटी कम होनी चाहिए, राइट। तो वेलोसिटी कम हो रही है, अब इस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो एक्सेलरेशन मुझे ये बता देगी कि भाई मेरे पास ये जो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं v इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगी वो मुझे ये बता देगी कि भाई मेरे पास ये बन रहा है, सो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.31, सही है। तो मेरे पास आ रहा है 7.25 या 7.3 ले लेते हैं, सही है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास आ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज लेसर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये परफॉर्म नहीं करेगा, गिर जाएगा, सही है। तो आप कह रहे हो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लेसर देन ग्रेविटी, सो इट विल फॉल। क्लियर हो गया? हाँ जी, जी। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जो है ये हमारे पास हो गया, ओके। तो तीसरी चीज, आखिरी चीज हमारे पास जो बच रही है वो हमारे पास है सजेस्ट विद द रीजन बट विदाउट कैलकुलेशन वेदर योर कंक्लूजन इन सी वुड डिफर फॉर द कार ऑफ अ मास दिस मच, ओके। मास हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो चाहे मास बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो द मास नॉट affecting the overall equation, so it will not affect the speed, right। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि अगर हमारे पास वो होगी कांटेक्ट और फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी तो उसमें फिर ये अफेक्ट करेगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कांटेक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, सही हो गया। आ जाओ, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, विद रेफरेंस, अच्छा कौन करेगा? इब्राहिम आप कर लो जरा, आ जाओ। यस हो,
राम पता नहीं कहाँ है। एक काम करते हैं, अहमद से करवाते हैं। अहमद आ जाओ जरा, तुम करो। ठीक है बच्चा, तो वो समझ नहीं आएगा वो सही तरीके से, मतलब मुश्किल हो। कल खैर कर लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ। With reference to velocity and acceleration, describe uniform circular motion. अभी इसकी डेफिनेशन पीछे लिख के आ रहे हैं कि मोशन इन विच द acceleration and velocity they both are perpendicular to each other and acceleration should be directed toward the center, right? ये नीचे लिखी हुई है तो ये मैं दोबारा से नहीं लिखवा रहा हूँ। Okay. सही, आगे आ जाओ, आगे रीड करो। Two cars are moving around a horizontal circular track. One car follows path X and the other follows path Y. As shown in figure 1.1, start and finish line. क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, the radius सही, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। the radius of path X is 318 meter. Path Y is parallel to and 27 meter outside path X. Both cars have mass 790 kg. The maximum lateral sideways friction force F the cars can experience without sliding in the same for both cars. The maximum speed at which the car on path X can move around the track without sliding is 94 meter per second. Calculate F. सही है। पर ये वाला ये नहीं समझ आएगा, दूसरा वाला अच्छा, क्या बेसिकली ये करेगा? बोल रहे हैं कि दोनों गाड़ियां जो है जब वो टर्न कर रही हैं, सही है, तो वो स्लाइड कर रही हैं, राइट? तो अब वो स्लाइड होने से पहले, सही है, स्लाइड होने से पहले उनको कितनी फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है कि जिससे वो टर्न कर पाए, राइट? और वो किस वेलोसिटी पे वो टर्न कर रही है, वो चीज आपको बताई हुई है, राइट? समझ पा रहे हो? बस ये आपको बता रहे हैं। क्लियर? दो गाड़ी, दो दो ट्रैक के रेडियस दिए हुए हैं, सही है। साइडवेज फ्रिक्शन आपको दी हुई है, सही है। जो फ्रिक्शन जो है बेसिकली आपको गाड़ी को मोड़ने में हेल्प करेगा, राइट? अगर तो फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी स्लाइड करते हुए निकल जाती, राइट? ये मसला होता, सही है। तो मैक्सिमम स्पीड, और ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आपको जो है ना, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो अगर हम कार एक्स की जो है ना, उन्होंने मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, सही है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? So mv square वाला, सही so है, resultant force एफ mv टू square over I, एम वी स्क्वायर mv होगा। square वेरी हो गुड, रहा हूँ। वेरी गुड, परफेक्ट। तो मास आपको दिया हुआ है, कार एक्स और कार वाई दोनों का सेम है, 790, सही है। और वी आपको दिया हुआ है 94 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आपको दिया हुआ है। हम्म, अच्छा, एक्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक्स का जो ट्रैक है वो हमारे पास 318 है, सही है। तो कितना आता है जरा बताना। So 2195 So 2 multiplied by 10 की पावर 6, 2195 पॉइंट समथिंग, 21951.0। सही हो गया। सो 22 एक दो तीन, राइट? चलो आगे आ जाओ। Both cars move around the track. Each car has the maximum speed at which it can move without sliding. Complete table 1.1 by placing one tick in each row to indicate how the quantity is indicated for the car on path Y compared with the car on path X. Centrifugal. अच्छा जी। तो हम्म, अच्छा, उसने यहाँ पे एक बात कही है, फॉर ईच कार हैज अ मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग, सही है। मतलब अब इन दोनों गाड़ियों मैक्सिमम, की बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्लाइडिंग के कैसे हो सकती है इसमें? मतलब मतलब स्लाइडिंग होगी तो स्पीड होगी ना, नहीं मतलब स्पीड होगी तो स्लाइडिंग भी होगी, ये बोलो। नहीं ना, स्लाइडिंग नहीं करवानी है। वो कह रहे हैं कि उस पॉइंट तक सिर्फ आपने सोचना है जहां तक स्लाइडिंग नहीं हो रही। जिस पॉइंट से स्लाइडिंग हाँ स्टार्ट हो रही है वो हमारा कंसर्न नहीं है, राइट? वो अभी हम हाँ नहीं डिस्कस कर रहे, राइट?
तो ठीक। अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है द मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग, तो उसके लिए जो है दोनों की जो फोर्स होनी चाहिए, लेटरल फोर्स होनी चाहिए, वो आपके पास सेम होनी चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो सो इन्होंने आपको द मैक्सिमम लेटरल फोर्स एफ दैट द कार्स कैन एक्सपीरियंस विदाउट स्लाइडिंग इज द सेम फॉर बोथ कार, राइट। सो उन्होंने कहा है कि लेटरल फोर्स दोनों की सेम है, सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली दोनों की सेम है, फ्रिक्शन इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए, सो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों गाड़ियों की सेम है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों गाड़ियों की सेम होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, दोनों गाड़ियों की सेम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सही है। तो हमने कहा कि भाई सेम होनी चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए, निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, वरना फिर आप निकाल भी सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, सही है। अब ये चीज, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, राइट। तो अगर हम एफ टाइम्स आर करें ओवर एम करें इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लेटरल स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और जिसका रेडियस कम होगा उसकी लेटरल स्पीड कम होनी चाहिए, राइट। मेकिंग सेंस? ठीक है सही हो गया, सर। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा कि लेटरल स्पीड जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए वाई की, क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा आ रहा है, राइट। अच्छा जी, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द कार, वन लैप ऑफ द ट्रैक, सही। अब ये इसमें आपने देखना है कि आपको किसका टाइम टेकन ज्यादा होगा, किसका टाइम टेकन कम होगा। तो टाइम टेकन के लिए अगर हम रिलेशन बनाएं तो एफ टाइम्स आर ओवर एम इज इक्वल टू वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा, राइट, स्क्वायर कर देते हैं, सही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा एफ टाइम्स आर ओवर एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर दो तो आर वहां पे आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा तुम्हें पता है 2 पाई अपॉन टी होता था, सही है। तो यहाँ से अगर तुम, और ये स्क्वायर होता था, सही है। सो यहाँ से अगर तुम रिलेशन देख पाओ, सो टाइम का रिलेशन, टाइम के स्क्वायर का रिलेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, राइट। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। तो अशवार अहमद, यस, जी सर। सही कुछ हो गया। कुछ क्यों सारा नहीं आया? नहीं सर, वो इसको आ बस रहा रिलेशन से कनेक्ट करते रहो, रिलेट करते रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज नहीं कांस्टेंट है और सर, कौन सी वेरिएबल। मैक्सिमम स्पीड बाइक की तो ग्रेटर है, बट हम्म। टाइम टेकन फॉर वन वन लैप ऑफ द ट्रिक, ये ये ग्रेटर क्यों है बाइक की ब्रो डिस्टेंस ज्यादा से? हो रहा है ना, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ना। देखो वाई का जो हाँ पाथ है वो ये ठीक है। वाला पाथ है, वाई का लंबा पाथ है ना, तो लंबा पाथ है, लंबा टाइम लग रहा है उसको, सही है। हाँ हाँ, अगर आप ठीक ये है सर। सोचो कि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होना चाहिए, स्पीड ज्यादा और टाइम कम वाला कॉन्सेप्ट तो अब आप लगा सकते हो जब दोनों के ट्रैक सेम हो, ट्रैक साइज दोनों के सेम हो, सही है। लेकिन यहाँ पे दोनों के ट्रैक साइज डिफरेंट है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। चलो, अब इसके अंदर मैंने तुम लोग से 2 क्वेश्चन तो करवा लिए, बाकी 4 क्वेश्चन है। मैं सारे अगर करवा लूंगा तो फिर तुम लोग को होमवर्क कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए बाकी सब होमवर्क लो, सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हम इसी तरह का बिल्कुल करके आ रहे हैं, डेरिवेशन, सही है। वो तुम देख लेना। ये 2-3 क्वेश्चन है, जरा इसको अटेम्प्ट करना, सही है। और फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हमने अगली चीजें स्टार्ट करनी है, राइट। तो बस अब आज की कहानी ये तक थी। ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसको सॉल्व करना, और फिर मैं क्वेश्चन हो तो पूछना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है। चल, सर ये रिकॉर्डिंग भेजिएगा, अशद जरूरत है ओके ओके, डन है। इस वाले इस वाले लेक्चर, ठीक है। सही है, सही है, डन हो गया, डन हो गया। चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।